बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज का जो नॉलेज है 7.4 बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। और इसका कुछ पोर्शन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया भी था, जिसमें हमारा पहला SLO पूरा कवर नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हमने बर्नौलीज इक्वेशन की डेरिवेशन अंडरस्टैंड कर ली थी। लेकिन इसके अंदर एक और पॉइंट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है कि इसी बर्नौलीज इक्वेशन को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लो में भी अप्लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लो, वर्टिकल फ्लो से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है टॉरिस-सैलिस थ्योरम, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और हॉरिजॉन्टल फ्लो के हवाले से हम वेंचुरी मीटर को देखेंगे। तो अभी हमारी जो बर्नौलीज इक्वेशन है, इसके एक दो पॉइंट हैं, वो हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉरिस-सैलिस थ्योरम की तरफ। तो बाकी जो हमारे SLOs हैं वो इसके बाद होंगे। तो लास्ट टाइम हमने बर्नौलीज इक्वेशन को देखा था कि ये बेसिकली तीन पैरामीटर्स को रिलेट करती है। एक है प्रेशर, एक है स्पीड और थर्ड वन यहां पे हाइट। तो प्रेशर, स्पीड और हाइट को रिलेट करने वाली जो हमारी इक्वेशन है वो बर्नौलीज इक्वेशन है। और इस इक्वेशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है टू डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, वो मैंने यहां पे बोर्ड पे मेंशन की हुई है। और अगर इसको इन जनरल लिखना चाहें तो वो मैंने यहां पे लास्ट पे इसको लिख दिया है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या कहती है कि हमारे पास इस पूरी एक्सप्रेशन का जो आंसर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम यहां पे प्रेशर को चेंज करेंगे तो स्पीड और हाइट में इस तरह से चेंजेस आएंगी कि होल एक्सप्रेशन जो है इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस चीज की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक सिमुलेशन को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास जो है यहां पे एक पाइप सिस्टम है। इस पाइप सिस्टम में क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट आपको नजर आ रहा है। तो जो ग्रेटर हाइट पे हमारा पाइप है वहां पे जो वैल्यूज हैं उसे हम 1 के साथ लेंगे। प्रेशर P1, हाइट H1 और स्पीड को यहां पे V1 से जाहिर किया गया है। और ये जो तीनों वैल्यूज हैं प्रेशर, स्पीड और हाइट की, जो 1 के साथ हैं वो यहां पे फिक्स हैं, ठीक है। जबकि लोअर एंड पे जो हमारा पाइप है यहां पे हम चेंजेस कर सकते हैं। और इसमें हम चेंज किसको करेंगे? अगर इस पाइप के रेडियस को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली यहां पे इस पाइप का एरिया चेंज होगा। और इस एरिया के चेंज होने की वजह से स्पीड और प्रेशर में इस तरह से चेंज आएगी कि पूरी एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो फिक्स रहेगा, जो कि बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। जैसे कि यहां पे अभी हम देखते हैं, इसको अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो आप देख रहे हो कि इसमें जो एरोज हैं ये फ्लूइड की मोशन को जाहिर कर रहे हैं। अब मैं अगर यहां पे रेडियस को बढ़ा रहा हूं, रेडियस को बढ़ाने से मैं प्रेशर और वेलोसिटी की वैल्यूज को अगर यहां पे दिखा दूं तो आप देख सकते हो कि शुरू में जब रेडियस कम है, वेलोसिटी हमारे पास 12 के करीब है और प्रेशर के शुरू के जो डिजिट्स हैं वो 55 हैं। अब मैं अगर यहां पे रेडियस को बढ़ाता हूं तो आप देख रहे हो रेडियस को बढ़ाने से स्पीड में कमी आ गई, जबकि प्रेशर बढ़ गया, यानी दोनों में चेंजेस आ गई। तो यहां पे आप देख रहे हो कि स्पीड अगर तब्दील हो रही है तो उसके अगेंस्ट प्रेशर में तब्दीली आई है, ताकि पूरी एक्सप्रेशन जो P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच है वो कांस्टेंट रहे। अच्छा, अब मैं यहां पे हाइट को चेंज करता हूं अगर, तो हाइट के चेंज के साथ आप प्रेशर को देखोगे कि प्रेशर विल चेंज। मैं अगर हाइट चेंज कर रहा हूं तो आप प्रेशर की वैल्यू को देख रहे हो कि प्रेशर बढ़ रहा है, हाइट कम होती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो प्रेशर, हाइट कम हुई, प्रेशर बढ़ा, लेकिन पूरी एक्सप्रेशन जो हमने यहां पे लिखी थी उसका आंसर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये
हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बर्नौलीज इक्वेशन की फ्रॉम द सिमुलेशन। आइए वापस जो है वो हम स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में ये पूरी एक्सप्रेशन है जिसका आंसर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने हाइट को यहां पे कम किया तो प्रेशर बढ़ गया, और इस तरह से बढ़ा के एक्सप्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आंसर देगी। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जाहिर किसको करती है? इसको अगर हम यहाँ पे इस बर्नौलीज इक्वेशन को स्टेट करना चाहें, जिससे हम बर्नौलीज थ्योरम भी कहते हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या बनेगी कि इसमें 3 टर्म्स की एडिशन है। पहले हमारे पास प्रेशर है, इसके बाद हाफ रो वी स्क्वायर है, और फिर रो जी एच है। हम इसको जरा देखते हैं कि ये जो हाफ रो वी स्क्वायर है ये बेसिकली है क्या। ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। मैं अगर इसको लिखना चाहूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम जानते हैं ये हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल है। और अगर नीचे मैं वॉल्यूम को लिख देता हूं तो इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूं, हाफ और एम और डिवाइडेड बाय कैपिटल वी जो कि वॉल्यूम है, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं। तो इस तरह से ये वी स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर है बेसिकली। तो एम ओवर वी जो है ये डेंसिटी बनता है, मैस ओवर वॉल्यूम है। तो इसको मैं रो से जाहिर कर दूं तो ये हाफ रो वी स्क्वायर बन गया। इट मीन जो हाफ रो वी स्क्वायर है ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है। ऐसे ही हम रो जी एच को भी देखते हैं। रो जी एच बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एम जी एच है, उसको मैं एम जी एच लिख रहा हूं, और ये नीचे वॉल्यूम को लिख दिया। और अगेन मैस ओवर वॉल्यूम किसके बराबर है? ये डेंसिटी के इक्वल है। तो अगर मैं इसको डेंसिटी लिखूंगा तो ये बनेगा रो जी एच। तो रो जी एच फिर किसको जाहिर कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दो टर्म जो मैंने यहां पे डिस्कस की हैं ये एनर्जी ओवर वॉल्यूम है, यानी काइनेटिक एनर्जी ओवर वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, और दूसरी टर्म पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम, ये पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है। तो इन जनरल हम बात करें तो ये एनर्जी ओवर वॉल्यूम है, ये भी एनर्जी ओवर वॉल्यूम है, ये भी हमारे पास एनर्जी ओवर वॉल्यूम है। और अगर आप प्रेशर की बात करते हो तो प्रेशर को भी आप प्रेशर एनर्जी के तौर पर लिख सकते हो, ये भी एनर्जी ओवर वॉल्यूम के बराबर लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स ओवर एरिया। अब अगर मैं फोर्स और एरिया इन दोनों को डी से मल्टीप्लाई कर दूं, डी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और डी से नीचे भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझे डी के साथ मल्टीप्लाई किया, डी से डिवाइड किया, तो जो एफ इंटू डी है ये बेसिकली क्या बन गया? वर्क। और एरिया और डिस्टेंस, अगर आपके पास कोई भी एक पाइप है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप उसकी लेंथ के साथ, जिसे आप डिस्टेंस कह रहे हो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। यानी ये अगर पाइप का वॉल्यूम है तो इसके अंदर जो लिक्विड है उसका भी वॉल्यूम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू डी बेसिकली वॉल्यूम है। तो प्रेशर की वैल्यू भी मैंने वर्क ओवर वॉल्यूम लिख दी। तो वर्क क्या है? वर्क इज एनर्जी। तो एनर्जी ओवर वॉल्यूम की फॉर्म में प्रेशर को भी लिखा जा सकता है। तो इन शॉर्ट आप ये देख रहे हो कि ये तीनों टर्म्स एनर्जी ओवर वॉल्यूम को जाहिर कर रही हैं। तो इन तीनों को सम से जो मिलेगा वो हमारे पास टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगा, जिसे आप टोटल एनर्जी डेंसिटी कह सकते हो। टोटल एनर्जी डेंसिटी। इससे पहले डेंसिटी का वर्ड आपने मैस के साथ रिलेट किया हुआ है, मैस ओवर वॉल्यूम। वैसे एनर्जी डेंसिटी को डेंसिटी को डिफरेंट फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। मैस ओवर वॉल्यूम, मैस डेंसिटी, एनर्जी ओवर वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। ऐसे ही चार्ज ओवर वॉल्यूम करोगे तो वो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होगी। तो एनर्जी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट सिनेरियो में डिस्क्राइब की जा सकती है। यहां पे हमारे पास जो है ये टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है। खैर, इसकी जो स्टेटमेंट है अगर उसको बोलना चाहें
तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, क्योंकि हमने बर्नौलीज इक्वेशन को आइडियल फ्लूइड के लिए ये डिस्क्राइब किया है। आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? ऐसा फ्लो जो नॉन विस्कस है, जिसकी विस्कोसिटी 0 है, और जो इनकंप्रेसिबल है, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, और जिसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है, जिसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज तो लाजमी, और चौथी प्रॉपर्टी इररोटेशनल भी हम कह देते हैं, लेकिन ये तीन प्रॉपर्टीज की मेजर हम बात करते हैं। तो आइडियल फ्लूइड के लिए सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट है, जिसे आप बर्नौलीज थ्योरम का नाम भी दे सकते हो, जिसको मैंने आगे लिखा भी हुआ है। सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम in a steady flow of an incompressible and non-viscous fluid has the same value throughout the pipe। पूरे पाइप के अंदर ये तीन चीजों का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा और इसे आप टोटल एनर्जी डेंसिटी का नाम दे सकते हो कि फ्लूइड की टोटल एनर्जी डेंसिटी फॉर आइडियल फ्लूइड, टोटल एनर्जी डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग थी, जिसको हमने किया। अब हम आएंगे यहां पे इसकी एप्लीकेशन की तरफ। हमने इसको अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम और वर्टिकल पाइप सिस्टम पे। तो पहले हम बात करेंगे वर्टिकल पाइप सिस्टम पे। तो उसके लिए इस एप्लीकेशन को हम टॉरिसेलिस थ्योरम का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो टॉरिसेलिस था ये एक साइंटिस्ट है। 1643 में इसने बेसिकली एक एफ्लेक्स स्पीड का फॉर्मूला बनाया। एफ्लेक्स स्पीड का मतलब फ्लूइड फ्लोइंग आउट, जो बाहर की तरफ निकलता है किसी स्मॉल लीक से, स्मॉल ओरिफिस से निकलने वाले लिक्विड की स्पीड को आप एफ्लेक्स स्पीड का नाम देते हो। तो टॉरिसेलिस ने यहां पे हमें यह बताया कि जो एफ्लेक्स स्पीड होती है, एफ्लेक्स स्पीड वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे पास कैसे हाइट पे डिपेंड करती है। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर लिक्विड फॉल कर रहा है तो फॉलिंग के दौरान उसकी जो स्पीड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो हमने टॉरिसेलिस थ्योरम के अंदर अंडरस्टैंड करना है। और टॉरिसेलिस थ्योरम बेसिकली एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है बर्नौलीज इक्वेशन की, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम इसको ड्राइव करेंगे। यानी प्रेशर को सेम रख के हम यहां पे हाइट और स्पीड का आपस में रिलेशन बनाएंगे। बेसिकली तीन पैरामीटर्स है ना इसके अंदर, प्रेशर है, स्पीड है और हाइट है। तो अगर प्रेशर को यहां से ओमिट कर दिया जाए तो पीछे हमारे पास जो है वो स्पीड और हाइट रह जाती है। तो इसको भी हम देखेंगे। अच्छा, ये वाला जो रिलेशन था टॉरिसेलिस का, ये बर्नौलीज की पैदाइश से पहले ये ऑलरेडी ड्राइव था, लेकिन अब हम इसको बर्नौलीज इक्वेशन से ड्राइव कर रहे हैं कि इससे भी ड्राइव किया जा सकता है टॉरिसेलिस थ्योरम के रिलेशन को, जो कि अबाउट द एफ्लेक्स स्पीड है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, अज्यूम करें हमारे पास एक टैंक है जिसको हमने वाटर से फिल किया है। कोई भी लिक्विड लिया जा सकता है, लेकिन मैं अभी वाटर की बात कर रहा हूं। तो वाटर के साथ हमने इसको फिल कर दिया और इसकी जो टॉप सरफेस है उसकी हाइट को मैंने यहां पे h1 से ज़ाहिर कर दिया है। और टॉप सरफेस की जो स्पीड है, अगर स्पीड कहां से आएगी वो अभी हम इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, टॉप सरफेस पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसे मैं P1 कह रहा हूं। अच्छा, इसी टैंक के बॉटम के पास हम एक स्मॉल होल क्रिएट कर देते हैं, एक स्मॉल ओरिफिस, ओरिफिस भी होल को कहते हैं, लीक भी कह सकते हैं। तो एक लीक हमने यहां पे क्रिएट कर दिया, जनरेट कर दिया, और इस लीक की जो हाइट है फ्रॉम द बॉटम उसे मैंने H2 का नाम दे दिया। जाहिर सी बात है, जब लीक यहां पे प्रोड्यूस करेंगे तो वाटर यहां से तेजी के साथ बाहर निकलेगा। जिस स्पीड के साथ ये बाहर निकल है उस स्पीड को मैंने V2 से जाहिर किया है, और यही हमारी एफ्लेक्स स्पीड है, वेलोसिटी फ्लोइंग आउट ऑफ द फ्लूइड। तो बेटा इसमें अब
टॉप सरफेस की हाइट h1 बन गई, और सॉरी और जो हमारे पास लीक की हाइट है फ्रॉम द बॉटम वो h2 है। तो बताएं टॉप सरफेस की जो हाइट होगी फ्रॉम द लीक, तो वो कितनी बनेगी? वो हमारे पास h1 माइनस h2 के बराबर होगी। किसके इक्वल हो जाएगी? h1 माइनस h2। ये हमारे पास h1 है, और इस h1 में से अगर h2 को माइनस कर दें तो ये टॉप सरफेस की हाइट आ जाएगी फ्रॉम द लीक फ्रॉम द ओरिफिस। अच्छा, अब टॉप सरफेस भी नीचे आएगी, जाहिर सी बात है जब लीक प्रोड्यूस होगा तो टॉप सरफेस ने नीचे की तरफ आना है, तो नीचे आने की जो इसकी स्पीड है उसे यहां पे v1 कह दिया। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जितने भी पैरामीटर टॉप सरफेस पे लिए जा रहे हैं उनके लिए 1 का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो यहां पे ओरिफिस पे पैरामीटर दिए जा रहे हैं उनको हम 2 के सिंबल से ले रहे हैं। हाइट h2, स्पीड v2, और यहां पे जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे आप P2 कर लो। तो इन पैरामीटर्स के साथ मैं अगर बर्नौलीज इक्वेशन को लिखना चाहूं तो बर्नौलीज इक्वेशन मेरे पास यहां पे लिखी जाएगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये मैंने बर्नौली इक्वेशन को भी लिखा है। अब आप चूंकि पिछली फिगर में अगर देखो तो मैंने यहां पे टॉप सरफेस पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है, क्योंकि मैंने कंटेनर को सपोज करो कि एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। अगर इसको एटमॉस्फेयर में रखा है तो जाहिर सी बात है ऊपर से जो प्रेशर होगा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और इधर से ओरिफिस के से निकलने वाला जो लिक्विड है वाटर है उसके ऊपर जो प्रेशर है बाहर से वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फिर तो इनकी वैल्यू सेम होगी, तो इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो P1 और P2 हैं अगर ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैं तो इनके लिए मैं एक ही सिंबल इस्तेमाल कर लेता हूं, मैं इसे P कह लेता हूं। तो अब अगर मैं इसको P यहां पे लूंगा तो P1 की जगह पे P आ गया प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो आप ये देख रहे हो कि P के साथ कैंसिल होगा। इसके अलावा अगर आप वापस फिगर पे जाओ तो आप मुझे बताओ कि जब इस लीक पे एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज्यादा है यहां पे, तो यहां से लिक्विड की स्पीड बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टॉप सरफेस। टॉप सरफेस एक हाइट पे है तो वो स्लोली नीचे आएगा टॉप सरफेस, इसलिए V1 की वैल्यू जो है अगर आप इसको कंपेयर करो V2 के लिहाज से जो ओरिफिस पे स्पीड है तो वो वैल्यू बहुत ही कम है, तो V1 की वैल्यू मच स्मॉलर देन V2 है। अगर ऐसा केस है तो हम V1 को यहां पे निगलेक्ट कर सकते हैं, नियरली इक्वल टू 0 ले सकते हैं, और अगर मैं V1 को 0 लेता हूं तो ये वाली सारी की सारी जो टर्म है ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी, और बाकी जो टर्म्स बचती हैं उसमें जो रो GH वाली टर्म्स है वो एक तरफ कर लेती हैं। रो GH1 ऑलरेडी इधर है, रो GH2 को भी इधर ले आए तो वो रो GH2 इधर आके माइनस होगा इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। इस तरह से फॉर्म बनेगी। इसमें से आप 2 को इधर ले आए और रो G कॉमन ले लें, रो G कॉमन लिया और 2 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ब्रैकेट के अंदर बच गया H1 माइनस H2, और इस तरफ जो है वो हमारे पास क्या बचेगा रो V2 स्क्वायर। तो रो के साथ कैंसिल होगा और बाकी जो V2 स्क्वायर है वो क्या बचेगा 2GH1 माइनस H2, और मैं अगर यहां पे चूंकि V2 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो 2GH1 माइनस H2 और ऊपर ये स्क्वायर रूट आ गया। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द एफ्लेक्स स्पीड। ये एफ्लेक्स स्पीड का फॉर्मूला है।
और H1 माइनस H2, ये अभी मैंने कहा था H1 माइनस H2 क्या है, ये हाइट ऑफ द टॉप सरफेस, हाइट ऑफ टॉप सरफेस फ्रॉम द लीक, फ्रॉम द लीक या फ्रॉम द ऑरिफिस, ऑरिफिस से भी इसको कह सकते हैं। इसको मैंने एच का नाम दे दिया था, अगर इसको एच कर दें तो फिर हमारे पास जो एफ्लेक्स स्पीड है वो आ जाएगी 2gh। आप जरा इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ये जो एफ्लेक्स स्पीड हमारे पास आई है ये हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है, किस चीज को बयान कर रही है। इसके लिए हम वापस इस फिगर को जरा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये जो स्पीड आई है एफ्लेक्स स्पीड, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक बॉल को एक सर्टन हाइट से ड्रॉप कर दें और ड्रॉप करने में वो एक स्पीड को गेन करेगा। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब गिरेगा तो डेफिनेटली उसने स्पीड को गेन करना है। तो जैसे वो एक बॉल स्पीड को गेन कर रहा है, जितनी वो स्पीड गेन करता है वैसे ही यहां पे एफ्लेक्स स्पीड की वैल्यू आ रही है। इसकी अंडरस्टैंडिंग हम कर भी लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास ये ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है और इनिशियली यहां पे ये इसकी वेलोसिटी v1 है और ये रेस्ट पे है, और यहां पे बी पॉइंट पे इसने पहुंचना है, ठीक है। और सपोज कर लें कि ये ग्राउंड है, अगर तो बी पॉइंट पे जो हाइट है वो h2 कर लें, ए पॉइंट पे जो हाइट है वो h1 कर लें। इस तरह से ए से बी तक आने में जो टोटल हाइट बनेगी वो h1 माइनस h2 होगी। ये वो डिस्टेंस है जो कि बॉल कवर करेगा ए से बी तक आने में, और बी पे आके जो स्पीड है उसे आप v2 कर लो और आप इस v2 को निकालना चाह रहे हो। तो मैं चूंकि इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम पढ़ चुके हैं, उसी इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां पे अगर अप्लाई करता हूं तो 2as इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर, और इसमें चूंकि हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है तो उसे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दोगे। तो मैं अगर उसको g से जार कर दूं और जो डिस्टेंस है वो यहां पे h1 माइनस h2 के बराबर है, h1 माइनस h2 हो गया, और vf यहां पे v2 के बराबर है, इसे v2 स्क्वायर लिख रहा हूं, और vi जो है वो v1 है जो कि 0 है। तो इस तरह से मेरे पास जो v2 की वैल्यू अगर निकालूंगा वो एग्जैक्टली 2g h1 माइनस h2 स्क्वायर रूट आ रहेगी, बिल्कुल सिमिलर वैल्यू आ रही। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो स्पीड गेन कर रहा होता है इन फॉलिंग टू अ सर्टेन हाइट, वैसे ही यहां पे एफ्लेक्स स्पीड की वैल्यू आ रही। अब ये स्पीड कहां से आती है? बेसिकली जब ये लिक्विड नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये भी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो नीचे आते हुए ये भी स्पीड को गेन कर रहा है उसी तरह से जैसे एक ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करते हुए स्पीड को गेन करता है। तो यही वजह है कि दोनों के फॉर्मूला सेम है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड है अगर वर्टिकल पाइप के अंदर है तो फॉल करते हुए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो उसी मेहनत से स्पीड को गेन करता है जैसे एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड को गेन करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो एफ्लेक्स स्पीड की जो डेफिनेशन है वो हम यहां पे इसको जरा देखते हैं, ये यहां पे लिखी हुई है। एफ्लेक्स स्पीड क्या है? इज डिफाइंड एज द स्पीड गेन बाय द लिक्विड इन फॉलिंग थ्रू अ हाइट h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर हम फिगर पे आते हैं तो फिगर में आप देख रहे हो कि ये लिक्विड यहां से यहां तक जब ऑरिफिस तक आएगा तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? h1 माइनस h2, h1 माइनस h2 के बराबर हाइट कवर करके वो लीक तक आएगा और उसने स्पीड को गेन करना है, और उतनी स्पीड के साथ ये इस ऑरिफिस से बाहर निकलेगा। तो हमारी ये फ्लेक्स स्पीड बिल्कुल एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड की तरह की है। तो ये हमने एफ्लेक्स स्पीड की अंडरस्टैंडिंग जो है उसको देखा कि ये क्या चीज है। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है? बेसिकली जब ये लिक्विड फॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो
एक सर्टन हाइट पे तो उसके पास जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे जैसे नीचे गिरेगा पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यही काम यहां भी हो रहा है कि हमारा लिक्विड जब नीचे आ रहा होता है तो पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और जैसे जैसे नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। इसको जरा अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास उतनी हाइट पे मैंने यहां पे हम कहते हैं एक और ओरिफिस क्रिएट करती है और इसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ कर दें। अब जाहिर सी बात है जब एक सर्टन हाइट जो कि H1 माइनस H2 है वहां से गिर के ये लिक्विड या वाटर इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट को हम ए कर लेते हैं, तो ए से जब ये ओपनिंग से बाहर निकलेगा तो यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अब ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में? पोटेंशियल एनर्जी में, और ये उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगा जितनी इसके पास ऑलरेडी पहले थी एक सर्टेन हाइट पे। तो अगर ये उतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेता है तो हम कह सकते हैं ये सेम उतनी हाइट पे जाएगा जिस हाइट से ये गिरा था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। ठीक है, ये यानी ये इस चीज में आप ये देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी अब कन्वर्ट हो गई किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंगली सारा कुछ हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि हमने ये सारी जो डिस्कशन की है ये इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शनल इफेक्ट को इग्नोर करके किया है। लेकिन प्रैक्टिकली तो यहां पे फ्रिक्शन होती है तो विस्कोसिटी भी है, जिसकी वजह से ये सेम हाइट पे नहीं जा पाता, यानी फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी के लॉसेस हो जाते हैं और सेम हाइट गेन नहीं हो पाती। अदरवाइज आइडियल सिचुएशन में हमारे पास ये बिल्कुल सेम हाइट पे जाएगा। तो ये आपने फ्लक्स स्पीड की अंडरस्टैंडिंग की और इसमें इस चीज को भी देखा कि हमारे पास बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन हो रही है, एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था डियर स्टूडेंट्स, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।